Hello students, welcome on your favorite channel SIC Learn from Home. Today we are going to study laws of motion, which is very important topic for class 9th and both class 11th. First of all, we should understand what is force. Now I have two things. One is this is a solid iron sphere and this is a wrapper. Now अब अगर आपसे कहें कि इसको फोर्स करके प्रेस किया, क्या हो रहा है? प्रेस किया हमने, कोई फर्क, कोई आपको चेंजेस दिखे? नहीं दिखे, बट हमने किया, क्या किया? प्रेस करने पे क्या लगाया? क्या किया? प्रेस किया तो कैसे हुआ? ठीक है, तो प्रेस किया मतलब फोर्स लगाया। ये रैपर है हमारे पास, इस रैपर को मैंने बिल्कुल प्रेस करके एकदम छोटा सा बना दिया। ठीक है, प्रेस किया मीन्स क्या किया, क्या अप्लाई किया। ठीक है, और भी चीजें हैं। ये मार्कर है हमारा, यहाँ पे रखा हुआ है, इसको मूव हाउ विद द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, यू कैन से विद द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। नाउ आप यहाँ से फोर्स की डेफिनेशन को क्लियरली समझ सकते हैं। मैंने फर्स्ट क्या किया, इसको प्रेस किया, नहीं हुआ। रैपर था, उसको मैंने प्रेस किया, वो प्रेस हो गया, बिल्कुल स्मॉल पे कन्वर्ट हो गया। इस बॉडी को, छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, मूव कराया। इस दीवार को फोर्स लगाया और इसको मूव करने की कोशिश की। ठीक है, तो फोर्स क्या है, व्हाट इज फोर्स? फोर्स की डेफिनेशन आपको यहीं से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, देखिए हमने फोर्स लगाया बट चेंज नहीं हुआ। रैपर में फोर्स लगाया, चेंज हो गया। यहाँ पे फोर्स लगाया, इधर आ गया। दीवार पे फोर्स लगाया और ये नहीं खिसकी। ठीक है, एक और एग्जांपल आप सिंपल सा है, अगर आप देखें तो क्या कर सकते हैं, रसगुल्ला लीजिए हाथ में और उसको प्रेस कर, क्या होगा? जो बिल्कुल गोल मटोल सा रसगुल्ला था आपका बिल्कुल हलवे जैसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्यों हो रही है, चेंजेस क्यों आ रहे हैं और नहीं आ रहे हैं? हम कोशिश तो कर रहे हैं, किसकी वजह से कोशिश कर रहे हैं? वो किसकी वजह से हो रहा है? फोर्स की वजह से हो रहा है। दैट इज वी हैव टू डिटरमाइन द फोर्स। नाउ व्हाट इज फोर्स? क्वेश्चन आ गया। अब इसको लिखेंगे कैसे? आपने समझ तो लिया कि फोर्स जो है वो चेंज कर रहा है या करने की कोशिश कर रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट में, या पोजीशन को चेंज कर रहा है। ठीक है, तो फोर्स क्या है? फोर्स इज द एक्सटर्नल कॉज। ध्यान से डेफिनेशन सुनिएगा, आप खुद लिख सकते हैं। फोर्स इज द एक्सटर्नल कॉज which changes कर दे और tends to change कोशिश करे, tends to change पोजीशन। मार्कर उठाया, यहां से यहां तक ले गए और यहां इसको कोशिश किया, पोजीशन, शेप एंड साइज। शेप, अब बिल्कुल इस रसगुल्ले का एग्जांपल दिया, बिल्कुल गोल मटोल सा है बेचारा, उसको दबा दिया तो क्या हो गया? हलवा हो गया ना। शेप साइज कुछ भी बदल गया, सब कुछ। ठीक है, साइज भी बदल गया उसका। ठीक है, पोजीशन, शेप एंड साइज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। तो ये हुई आपकी फोर्स की डेफिनेशन। अंडरस्टैंड? ठीक है, फोर्स की डेफिनेशन आपको ये क्लियर होगा। नाउ व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ फोर्स, हाउ विल वी मेजर? दिस इज ऑल अबाउट सेकंड लॉ ऑफ मोशन, वी विल स्टडी इन नेक्स्ट क्लास, बट टुडे वी आर गोइंग टू क्लासिफाई this force into different categories. But start now. First of all, we should know the unit of force. Unit of force. Force number 1, Newton. Because Newton did a lot of work in the field of mechanics, in the field of science, so the unit of force is in the tribute of his name, Newton. And this is MKS unit, and CGS यूनिट इज डाइन। डाइन वो चुड़ैल डाइन नहीं, डाइन जो है नेम है, वो चुड़ैल और डाइन वाला डाइन नहीं याद रखना है। ठीक है, डाइन, दिस इज CGS यूनिट। ठीक है, these are the units of the force. Now we will classify the forces into different categories. बहुत ध्यान से देखिएगा, वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एक एक डेफिनेशन को मैं क्लियरली आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। ठीक है,
क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स। देखिए कैटेगरीज मैंने बहुत सारी डिवाइड कर ली हैं, ठीक है, और भी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं फोर्स को डिवाइड करने के लिए, डिफाइन करने के लिए, बट मैंने कुछ बेसिक 3-4 कैटेगरीज में ही डिवाइड किया है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं जो कांटेक्ट के बेसिस पे, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कांटेक्ट। ऑन द बेसिस ऑफ कांटेक्ट, कांटेक्ट के बेसिस में मतलब टच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो उनके बेसिस पे केवल 2 तरीके के फोर्स होते हैं, ठीक है। पहला होता है कांटेक्ट फोर्स और दूसरा है नॉन कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, आपको यहीं पर डेफिनेशन इसकी बता दी जाएंगी। कांटेक्ट फोर्स, अगर आपको कोई थप्पड़ मारता है, ठीक है, तो क्या होगा, उसका हाथ आपके गाल पे टच करेगा, ठीक है। आप कहोगे सर मार के तो दिखाए, नहीं, मान लो मम्मी पापा कोई मार रहे हैं तब तो मान सकते हो ना। तो कांटेक्ट फोर्स क्या होते हैं, जब एक्चुअल टच में, मतलब उनका हाथ और आपका गाल वो एक्चुअल टच में, तो इस तरीके के फोर्सेस को हम लोग बोलते हैं कांटेक्ट फोर्सेस, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, कोई रस्सी है, ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस इज मार्कर, ठीक है, दिस इज मार्कर। अब अगर हम इस पे फोर्स अप्लाई करें, ठीक है, तो कांटेक्ट में ही आके तो कर रहे हैं, तो इस तरीके के फोर्सेस को हम लोग बोलते हैं कांटेक्ट फोर्सेस, जैसे टेंशन, ठीक है, और फ्रिक्शन फोर्सेस। मैं डेफिनेशन बोल रहा हूं, अभी पहले इसको एग्जांपल लिख दूं, टेंशन एंड फ्रिक्शन, ठीक है। फ्रिक्शन भी आपका ऐसे ही लगता है। अब अगर ये डस्टर है, इसको हम अपने हाथ पे रब करेंगे तभी तो फ्रिक्शन होगा, या अपने दोनों हाथ को रब कर रहा है, ठीक है, तो इस तरीके से फ्रिक्शन भी एक तरीके का कांटेक्ट फोर्स होता है। अब डेफिनेशन देखिए, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू बॉडीज, ध्यान से समझिएगा, फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू बॉडीज व्हेन दे आर इन एक्चुअल कांटेक्ट, मतलब आपस में रियल में कांटेक्ट, ठीक है। इंटरेक्शन अलग चीज होती है, यहाँ पे हम लोग सिर्फ कांटेक्ट की बात कर रहे हैं। अगर वो एक्चुअल में कांटेक्ट में है तो ऐसे फोर्सेस को हम लोग बोलते हैं कांटेक्ट फोर्सेस, और उनके एग्जांपल्स मैंने लिख दिए, टेंशन, फ्रिक्शन, ईटीसी, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप सर्च करेंगे तो बहुत सारे मिल जाएंगे। अभी फिलहाल हम लोग फोकस करते हैं, वरना बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। फिर आता है कांटेक्ट, फोर्सेस एक्टिंग बिटवीन टू बॉडीज व्हेन दे आर इन नॉट एक्चुअल कांटेक्ट, जब एक्चुअल कांटेक्ट में ना हो और फिर उनके ऊपर फोर्स लग रहा हो, तो ऐसे फोर्सेस को हम लोग बोलते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। और नॉन कांटेक्ट फोर्सेस के लिए आपके पास एग्जांपल मैं बता देता हूं, ग्रेविटेशनल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। 2 मैग्नेट है, एक मैग्नेट इधर रखा हुआ है, एक मैग्नेट इधर रखा हुआ है, ये ऐसे सपोज ऐसे, एक मैग्नेट ये है, ये आपका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ठीक है। जब पास में लाएंगे तो ये आप एक दूसरे को खींचेंगे, बट कांटेक्ट में तो नहीं है। अब साउथ पोल अट्रैक्ट लगा दिए तो क्या होगा, ये दोनों रिपेल करेंगे, बट कांटेक्ट में नहीं है। ग्रेविटेशनल फोर्स ऊपर से जैसे ही आपको छोड़ा जाए या कुछ भी छोड़ा जाए, धरती माँ सीधे बुलाती है अपनी गोद में, ठीक है। किसकी वजह से बुलाती है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, तो वो भी नॉन कांटेक्ट फोर्स हुआ। तो 2 एग्जांपल इसके भी हैं हमारे पास, मैग्नेटिक फोर्स, या आप इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी कह सकते हैं। चार्जेस के बीच में भी जो फोर्स लगता है वो भी नॉन कांटेक्ट होता है, ठीक है। या इलेक्ट्रिक फोर्स भी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कह सकते हो आप। चार्जेस के केस में भी ऐसा ही होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। ये बेसिकली 2, और फिर ग्रेविटेशनल फोर्स तो आपको बता ही दिया है। देखिए सारे फोर्सेस को टाइमली हम लोग इसको डिफाइन करेंगे, बट अभी हम लोग यहाँ पे बेसिकली जो फोर्सेस के अंदर एग्जांपल्स दे रहे हैं उनको डिफाइन नहीं करेंगे, वो बाकी चीजें हम लोग देखते रहेंगे। ओके, नाउ ये तो हो गया कांटेक्ट के बेसिस पे। अब अगर हम लोग बात करें कि फोर्सेस जो हैं वो कैसे ऑन द बेसिस ऑफ कांटेक्ट नॉन कांटेक्ट तो बता ही दिया मैंने। स्ट्रेंथ की बात करें, स्ट्रेंथ की मतलब कौन स्ट्रांग होंगे कौन वीक होंगे, स्ट्रेंथ के बेसिस पे करें तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, अगर स्ट्रेंथ की बात करें, ठीक है, तो स्ट्रेंथ के केसेस में भी 2 तरीके के फोर्सेस होंगे, वीक फोर्स और स्ट्रांग फोर्स। देखिए स्ट्रेंथ 2 ही तरीके की हो सकती है, ठीक है, और
अभी इनके बारे में इन फोर्सेस को मिला के हम लोग ओरिजिन के बेसिस पे भी करेंगे, तो वहां पे आपको बताएंगे कैसे इन सारी चीजों को देखा गया है। तो वीक फोर्स क्या होते हैं? जिनका नेचर जो हो वो वीक हो पूरा, ठीक है। द फोर्स विच हैव वेरी स्मॉल मैग्नीट्यूड या वेरी लो इंटेंसिटी, ठीक है, वेरी लो इंटेंसिटी जिन फोर्सेस की होती है, जिनका इफेक्ट जो होता है बहुत ज़्यादा नहीं होता है हर बॉडीज के लिए, तो ऐसे फोर्सेस को हम लोग बोलते हैं वीक फोर्सेस। और जिनके लिए स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होता है, बहुत तेजी से वो फोर्स एक्ट करते हैं, तो ऐसे फोर्सेस को हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, ठीक है। तो इसके एग्जांपल है ग्रेविटेशनल फोर्स, और इसका एग्जांपल है न्यूक्लियर फोर्स। बेसिकली इसमें न्यूक्लियर फोर्स भी दो तरीके के होते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स, उसको भी हम लोग यहाँ डिफाइन कर सकते हैं, बट अभी हम लोग इस पर फोकस नहीं करेंगे, अभी आगे देखेंगे हम लोग इसको। उसके बाद इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी आते हैं जो ग्रेविटेशनल फोर्स से थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होते हैं, बट स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं हो सकते, ठीक है। तो वीकेस्ट फोर्स इन द नेचर की बात करें तो वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। वर्ल्ड में जितने भी फोर्स मिलते हैं सारे फोर्सेस में सबसे वीकेस्ट फोर्स जो होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, और जो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है वो न्यूक्लियर फोर्सेस होता है, ठीक है। तो ये हमारे इसके बेसिस पे हुआ। अब बात करते हैं अगर रेंज की बात करें, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रेंज तो फर्स्ट ऑफ ऑल लॉन्ग रेंज फोर्स एंड सेकेंड इज शॉर्ट रेंज फोर्स। देखिए लॉन्ग रेंज फोर्स क्या होते हैं? जिनका जो इम्पैक्ट एरिया है, इम्पैक्ट जो रीजन है वो बहुत बड़ा होता है, ऐसे फोर्सेस को हम लोग बोलते हैं लॉन्ग रेंज फोर्स, ठीक है। और जिनका बहुत छोटा सा होता है, स्मॉल एरिया में, स्मॉल रीजन में ही उनका इम्पैक्ट होता है, ऐसे फोर्सेस को हम लोग बोलते हैं शॉर्ट रेंज फोर्स, ठीक है। तो जो लॉन्ग बड़े एरिया में, बड़े जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है हमारे और जो सन है उसके बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, बट वो बहुत ज्यादा इतना वीक है कि हमको फील नहीं हो रहा है, ठीक है। अर्थ और सन के बीच में भी देखिए इतनी बड़ी डिस्टेंस पे हैं दोनों बॉडीज, ठीक है, 15 लाख किलोमीटर डिस्टेंस पे हैं, फिर भी उनके बीच में फोर्स लगता है, जिसकी वजह से ही अर्थ हमारी टिकी हुई है और वो रिवॉल्व करती है सन के चारों तरफ, ठीक है, अराउंड, ठीक है। तो शॉर्ट रेंज वो लॉन्ग रेंज है इसलिए क्योंकि बहुत दूर तक लगता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जाम्पल हो गया। और शॉर्ट रेंज में न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियस कितना छोटा सा होता है, बहुत स्मॉल, जो हम लोग ये समझ सकते हैं कि 1 मीटर का भी 10⁻15 टाइम्स, ठीक है, मिलियंस ऑफ टाइम्स भी छोटा होता है, बिलियंस ट्रिलियंस में जाएंगे तब उसके बराबर आएंगे, तो न्यूक्लियर फोर्स। तो ये हो गया शॉर्ट रेंज लॉन्ग रेंज फोर्सेस की बात करें। अगर अब बात करें ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स, जो एनसीईआरटी बुक में बहुत ज़्यादा दिया जाता है, बैलेंस और अनबैलेंस फोर्सेस की बात करते हैं, तो इसको हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्टेंट फोर्स कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स। तो बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स क्या होते हैं जरा समझते हैं, एग्जांपल से समझेंगे हम लोग, बहुत अच्छे से समझेंगे। बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स, चलिए एग्जांपल लेते हैं। ये डस्टर है हमारे हाथ में, ठीक है, वी हैव अ डस्टर, नाउ अप्लाई द फोर्स, ऐसे, ठीक है। कोई चेंज हुआ बॉडी में? कोई चेंज नहीं हुआ, जहां पे है वहीं पे रखा, क्योंकि हमने इधर से फोर्स लगाया, इधर से फोर्स लगाया, दोनों फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है, और दोनों वजह से, दोनों फोर्सेस की वजह से बॉडी स्टेबल है। तो ऐसे फोर्सेस को हम लोग बोलते हैं बैलेंस फोर्स, क्योंकि बॉडी जो है वो बैलेंस में बनी हुई है, ठीक है। तो इफ मैनी फोर्सेस एक्टेड, जैसे ये बॉडी, ठीक है, इसके ऊपर ये भी फोर्स हो सकता है, इधर से भी हो सकता है, इधर से भी हो सकता है, इधर से भी हो सकता है, और सारे फोर्सेस का जो सम है वो 0 है, मतलब जो रिजल्टेंट है वो 0 है। रिजल्टेंट इफेक्ट का मतलब समझ रहे होंगे आप लोग कि
जो आउटपुट है हमारा वो जीरो आए, फोर्स जीरो लगे आउटपुट में, ठीक है। तो ऐसे फोर्सेस को हम लोग बोलेंगे बैलेंस फोर्स। और अगर वेक्टर के फॉर्म में जाएंगे, वेक्टर आपकी 9th लेवल पे नहीं बट 11th लेवल पे है, तो वहां पे चारों फोर्सेस का जो सम होगा वो जीरो आएगा, वेक्टर सम जो होगा वो जीरो आएगा, तब इस बॉडी को बोलेंगे बैलेंस फोर्स, और ये बॉडी जो है बैलेंस कंडीशन में होगी, ठीक है। देखो, इफ मैनी फोर्सेस एक्टेड अपॉन अ बॉडी, देन if body remains stable and this force acting on a body always remains ineffective, मतलब उनका कोई इफेक्ट ना रहे, तो these forces are known as बैलेंस फोर्स। मतलब टोटल जो आउटपुट होगा वो हमारा जीरो होगा, तो इस तरीके के फोर्सेस को बैलेंस फोर्स बोलेंगे। बॉडी में कोई चेंजेस नहीं होगा, पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है। अगर इसी में से फोर्स कोई कम ज़्यादा हो जाए, ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं, तभी स्टेबल है। अगर एक कम या ज़्यादा हो जाए, कोई भी ग्रेटर या कोई भी स्मॉल हो जाए, तो उस केस में बड़ी प्रॉब्लम आने लगेंगी और ये बॉडी मूव करने लगेगी, ठीक है। तो और मूव करेगी, हो सकता है अनइवनली मूव करे। अनइवनली मूव करने का मतलब कभी तेज कभी धीमे, कभी तेज कभी धीमे। और चल रही है, अगर यूनिफॉर्म से चल रही है तो मतलब ये बैलेंस फोर्स ही होगा। अगर अनइवनली मूव कर रही है, मतलब बिल्कुल कभी तेज कभी स्लो, फास्ट स्लो ऐसे चलती रहेगी, तो इस तरीके के फोर्सेस को हम लोग बोलेंगे अनबैलेंस फोर्स, ठीक है। तो व्हेन मैनी फोर्सेस एक्ट ऑन अ बॉडी एंड बॉडी गेट एक्सीलरेटेड और डीएक्सीलरेटेड, जिसके बारे में पहले बता रखा है, तो एक्सीलरेटेड और डीएक्सीलरेटेड, देन दीस टाइप्स ऑफ फोर्सेस आर नोन एज अनबैलेंस फोर्सेस, ठीक है। एंड बॉडी रिमेन्स अनएक्सीलरेटेड, तो उस केस में बैलेंस फोर्स। तो सिंपल सी डेफिनेशन आप इतनी भी लिख सकते हैं, इफ मैनी फोर्सेस एक्टेड ऑन अ बॉडी एंड बॉडी रिमेन्स अनएक्सीलरेटेड, देन these type of forces are known as balance forces, और बॉडी गेट एक्सीलरेटेड और डीएक्सीलरेटेड, देन these types of forces are known as unbalanced forces। ये तो फोर्सेस की कुछ कैटेगरीज थी जिनको मैंने अपने तरीके से डिफाइन करने की कोशिश करी है, बट जो ओरिजिन के बेसिस पे है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, वो मैं आपको बता देता हूं। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन की अगर हम लोग डिस्कशन करें, तो यहाँ पे बेसिकली 4 टाइप की फोर्सेस होते हैं। मतलब नेचर में केवल 4 तरीके के फोर्स ही पाए जाते हैं जिनको फंडामेंटल फोर्सेस कहते हैं। इनको ध्यान से समझिएगा, 4 फंडामेंटल, तो 4 फंडामेंटल फोर्सेस में मैं सारे फोर्सेस को पहले ही बता चुका हूं, केवल एक बार लिखने जा रहा हूं। तो 4 फंडामेंटल फोर्सेस क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसके बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। सेकंड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, थर्ड वन इज वीक न्यूक्लियर फोर्स, and last one is strong nuclear force। I think you got it। There are 4 fundamental forces। मतलब ओरिजिन के बेसिस पे केवल 4 तरीके के फोर्सेस ही डिफाइन किए जाते हैं, और जो मैंने आपको बता दिए। अब सारी चीजें समझने के बाद, इतने सारे तरीके के फोर्स समझने के बाद आपको लग रहा होगा कि इनको पढ़ क्यों रहा है। बेसिकली मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि डिफरेंट टाइप्स के फोर्सेस जो होते हैं वो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, और सबका वर्क एक जैसा होता है, बट वो कहीं ना कहीं इन फोर्सेस पे ही ओरिजिनेटेड होते हैं, इन फोर्सेस से ही ओरिजिन होती है उनकी, और उनका वर्क भले ही अलग अलग हो, बट जो ओरिजिन है वो सेम होती है। इस चीज को मैं बार बार इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता रहे कि ये फोर्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं फोर्स कर क्या सकता है, फोर्स के रिजल्ट क्या होते हैं, रिजल्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स या इंपैक्ट ऑफ फोर्स की बात करते हैं। सबसे एप्रोप्रिएट वर्ड की बात कर रहे हैं, वो है आपका इंपैक्ट ऑफ फोर्स। नंबर फोर्स क्या क्या कर सकता है, मैंने सारी चीजें आपको बता रखी, बस केवल समराइज करने जा रहा हूं इस तरीके से। फोर्स कैन चेंज पोजीशन ऑफ एनी बॉडी, फोर्स कैन चेंज पोजीशन ऑफ एनी बॉडी, फोर्स कैन चेंज पोजीशन ऑफ एनी बॉडी, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, फोर्स कैन चेंज शेप एंड साइज ऑफ एनी बॉडी। बहुत ताकतवर इंसान आया, एक हाथ हमारा बोर्ड टूट गया, आधा हो गया, साइज चेंज कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से वो फोर्स जो है वो शेप और साइज को भी चेंज कर सकता है। फोर्स कैन चेंज शेप एंड साइज ऑफ एनी बॉडी, सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट,
फोर्स जो है वो डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। हाउ डायरेक्शन, हाउ विल इट चेंज डायरेक्शन? लेट अस, आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने, आप में से बहुत सारे लोगों ने क्या क्रिकेट खेला होगा। बॉल आती है और बॉल पे क्रिकेटर जो बैट्समैन होता है वो बॉल पे बैट लगाने के बाद उसकी डायरेक्शन आती इस तरफ से, जाती किधर से और है, तो क्यों डायरेक्शन को चेंज करता ना, फोर्स तो वो आ ही रहा है, फास्ट बॉल आ रही है तो हल्का सा क्लिक किया और बॉल जो है बाउंड्री पार, ठीक है। तो इस तरीके से फोर्स का डायरेक्शन चेंज किया, तो फोर्स कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ एनी बॉडी, फोर्स कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ एनी बॉडी, ठीक है। ये आगे, फोर्स कैन चेंज स्पीड ऑफ एनी, स्पीड और वेलोसिटी ऑफ एनी बॉडी, स्पीड और वेलोसिटी को भी चेंज कर सकता है। बहुत अच्छा था तुम्हारा, आपका दोस्त साइकिल चलाते हुए जा रहा है और आप पीछे से गए, पुश कर दिया, क्या होगा? बेचारा धीरे धीरे जा रहा था और तेज चला गया, ठीक है। तो इस तरीके से उसकी वेलोसिटी भी चेंज, अब पोजीशन चेंज कर रहा है तो वेलोसिटी भी चेंज कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन चेंज करने का मतलब उसका पाथ भी चेंज कर सकता है। तो दीज आर दी इम्पैक्ट ऑफ द फोर्सेस। नाउ इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अबाउट द लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। नाउ ऑल द बेस्ट एंड सब्सक्राइब your channel and share to your friends and relatives so that they can be utilize the knowledge of the knowledge. Okay, thank you.